नमस्कार फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स માટે अपने लास्ट लेक्चर में हमने लेसन 3 रीड 1 का स्टडी कंप्लीट कर दिया था। उसका ट्रांसलेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन जो थी वो हमने सब कंप्लीट कर दिया था। आज के हमारे दोनों वीडियो लेक्चर में हमें उस लेसन के क्वेश्चन आंसर जो एक्स्ट्रा है उसका अभ्यास करना है। तो ये हमारा हिंदी मीडियम का पहला वीडियो है और उसमें हमें जो रीड 1 का पहला पार्ट है उसके 17 क्वेश्चन के आंसर्स का अभ्यास करना है और दूसरे लेक्चर में हम उसके बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है उसका अभ्यास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस फर्स्ट वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर क्लोजली रिलेटेड? कौन कौन सी चीजें जो इस लेसन में दी गई है वो एक दूसरे के साथ ज्यादा नजदीकी संबंध धराती है, एक दूसरे के साथ ज्यादा जुड़ी हुई है। और उसी में दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू दे वर्क? यानी कि वो जो चीजें एक दूसरे के साथ भिन्न तरीके से जुड़ी हुई है वो किस प्रकार काम करती है। तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से आपको लिखना है। 3 बातें यहाँ पर हमें बताई गई है जो एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है। वो है, एक तो हमारा माइंड यानी कि हमारा दिमाग, हमारा मन। दूसरा इमोशंस यानी कि हमारी जो फीलिंग्स है, संवेदनाएं हैं वो। और तीसरा है हमारा बॉडी यानी कि हमारा शरीर। ये तीनों चीजें आर क्लोजली रिलेटेड, बराबर, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और उसी में जो दूसरा प्रश्न है उसका आंसर क्या आएगा, वो किस तरीके से काम करते हैं। तो दे ऑलवेज वर्क टुगेदर, वो सदा हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, अपना कार्य करते हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल कैपेसिटीज? प्रश्न पूछा गया है कि हमारी जो मेंटल कैपेसिटीज है यानी कि मानसिक क्षमताएं है वो कौन कौन सी है, मतलब कि उसमें किन किन चीजों का, किन किन बाबतों का समावेश होता है, कौन सी बाबतें उसमें शामिल होती है। तो उसके आंसर में हमें लिखना है, आवर मेंटल कैपेसिटीज आर, हमारी मानसिक क्षमताएं इस तरीके से है। एक तो आवर एबिलिटीज टू कॉन्सेंट्रेट, ध्यान एकाग्रचित करने की हमारी क्षमता। दूसरा, टू टेक इन न्यू इंफॉर्मेशन, जो नई हमारी इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी है उसको ग्रहण करना। टू रिमेंबर ओल्ड एंड न्यू इंफॉर्मेशन, नई और पुरानी दोनों प्रकार की जो जानकारी है उसको रिमेंबर यानी कि याद करना। एंड टू बी इन अ पोजिशन टू थिंक लॉजिकली, और लास्ट में है कि इस प्रकार की परिस्थिति में उपलब्ध होना कि जिसमें हम लॉजिकली यानी कि बड़े ही तर्कसंगत पूर्वक, बड़े ही जिसको बोलते हैं रीजन के साथ सोचने की क्षमता रखता है। ओके, तो ये सब हमारी मेंटल कैपेसिटीज हुई, वो हमें दूसरे क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखनी है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डू वी नीड आवर मेंटल कैपेसिटी? ये जो हमने मेंटल कैपेसिटीज पूरी देखी वो हमें कहाँ पर और क्यों उसकी हमें आवश्यकता रहती है वो हमें वहाँ पर लिखना है। तो उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। वी नीड आवर मेंटल कैपेसिटी, हमें हमारी मानसिक क्षमताएं की आवश्यकता होती है। इन ऑर्डर टू, अब कौन से चीज़ों के लिए, तो स्टडी, अभ्यास करने के लिए। टू वर्क, अच्छी तरीके से कार्य करने के लिए। टू इम्पोज अ कंस्ट्रक्टिव एंड वर्केबल ऑर्डर ऑन अवर लाइफ, हमारी जिंदगी में रचनात्मक और क्रियाशीलता एक दूसरे के साथ जुड़ी रहे इसलिए। एंड टू मेक अ रेशनल डे टू डे डिसीजंस, और हम दिन प्रतिदिन जो निश्चय करते हैं, निर्धार करते हैं, उसमें हम ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, व्यवहारू बन सके उसलिए। तो इस सभी चीज़ों के लिए हमें मेंटल कैपेसिटी की फ्रेंड्स बड़ी आवश्यकता रहती है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, वो आप समझिए, विच आर द फंक्शंस ऑफ माइंड? दिमाग, मन जो है हमारा, उसके कार्य कौन कौन से हैं वो हमें प्रश्न पूछा गया है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है
कि हाउ डू द माइंड हेल्प अस, दिमाग हमारी कैसे हेल्प करता है, यानी कि कैसे सहायता करता है। तो वहां पर आपको लिखना है द माइंड हेल्प्स अस, दिमाग हमारी सहायता करता है। कहां पर? तो देखिए, टू मेक अनइमोशनल चॉइसेस, जब भी हमें कुछ ऐसे चॉइस यानी कि पसंदगी करनी हो और उसमें संवेदना लागने का बिल्कुल महत्व न होता। दूसरा आगे से लिखा है टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन, जानकारी को संग्रहित करने के लिए भी और रिट्रीव यानी कि उसको फिर से प्राप्त करने के लिए भी, पुनः प्राप्त करने के लिए भी। एंड टू ऑर्डर एंड कैलकुलेट, किसी भी चीज को सही क्रम में अरेंज करने के लिए, और कैलकुलेट मतलब गिनती के लिए भी हमें माइंड की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब माइंड के फंक्शंस हुए, वो हमारी इस तरीके से हेल्प करता है। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है जो है वो रिक्त स्थान की पूर्ति यानी कि खाली जगह का है। डैश इज द काउंटर पार्ट टू द इमोशंस, प्रश्न पूछा है उसमें कि जो हमारी संवेदनाएं होती है उसकी दूसरी विपरीत साइड काउंटर पार्ट क्या है? तो उसके आंसर में आएगा हमारा माइंड यानी कि मन। तो यहाँ पर आपको माइंड लिखना है, तो ये हमारा आंसर होगा। छठे क्वेश्चन की ओर जाए तो उसने क्या पूछा है? व्हाट हैज बार्ड द वे टू अवर इनर इंफॉर्मेशन स्टोर, जो हमारी आंतरिक जानकारी की जो स्टेट यानी स्टोर है यानी कि जो संग्रह है, उसको कौन अवरोध करता है, उसमें कौन बाधा डालता है, वो हमें यहाँ पर लिखना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे आंतरिक जानकारी के स्टोर यानी कि जो संग्रह है उसमें बाधा डालने का काम करता है। तो वहां पर हमें आपको लिखना है कि ऐसी कौन सी चीज है। तो उसके आंसर में हमें लिखना है कि और इमोशंस, हमारी जो संवेदनाएं हैं, अनुभूतियां हैं, वो उसका काम करती है। तो आपको व्हाट शब्द निकाल लेने का है और उसकी जगह लिखना है अवर इमोशंस, हमारी संवेदनाएं। ओके, नाउ फ्रेंड्स द क्वेश्चन नंबर 7, सातवें प्रश्न की ओर जाते हैं। उसमें क्या पूछा है? हाउ विल द एक्सरसाइज जो है हेल्प अस, हमारी किस तरीके से सहायता करते हैं, वो हमें वहां पर बताना है कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं हर रोज वो हमारी किस तरीके से सहायता करती है। तो हमें वहां पे लिखना है द एक्सरसाइजेज विल हेल्प अस, हमारी जो कसरत जो करते हैं वो हमें इस तरीके से मदद करेगी टू बिल्ड बेटर स्ट्रेस रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब कि राहत की जो अनुभूति होती है, वो हमारी जो मानसिक तनाव की परिस्थिति में से हमें जो मानसिक शांति देने में वो एक तो बहुत ही बड़े काम की चीज है। दूसरा हमें बताया गया है इन रीबैलेंस अवर सेल्स, अपने आप को किस तरीके से पुनर्संतुलित करना, फिर से संतुलित करना। हम बौखला जाते हैं कभी कभी, तो उसमें से किस तरीके से बाहर आने का। उसमें आगे लिखा है इफ, कंडीशन दी है कि कब ऐसी मदद करती है। तो इफ आवर मेंटल कैपेसिटी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू सफर ड्यू टू स्ट्रेस, जब हमारी मेंटल कैपेसिटी जो है वो स्ट्रेस की वजह से जब सफर करना यानी कि सहन करना स्टार्ट कर दे, तब से ये काम शुरू होता है। ओके, नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, आठवें प्रश्न की ओर देखें। व्हाट डू यू से, आप क्या कहोगे टू योरसेल्फ, अपने आप को, रिपीटेडली ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवरथिंकिंग, आप अपने आप को एक कौन सी बात दोहराते रहोगे जब आप कौन से प्रॉब्लम में फंस जाओ? ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम में। ओवर थिंकिंग मतलब ज्यादा सोच, गहराई से सोचने की परिस्थिति में, उस वक्त हमें अपने आप को क्या कहते रहना है रिपीटेडली। तो वहां पर हमें लिखना है, तो हम स्टार्ट यहीं से करेंगे प्रश्न में से। देखिए, यू की जगह पहले हमें वी लिखना है, वी यानी हम, वी से टू। अब यहाँ पर हमने वी चेंज किया तो यहाँ पर भी ये जो प्रोनाउन है वो चेंज हो जाएगा और वो चेंज होगा आवरसेल्व्स। तो वी से टू आवरसेल्व्स रिपीटेडली ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवरथिंकिंग, ऐसा करके आपको दो चिन्ह लगाने हैं, डॉट्स लगाने हैं, और दो डॉट्स लगाने के बाद आपको इन्वर्टेड कोमा करके जो मैं बता रहा हूँ
वो आपकी टेक्स्ट में मंत्र दिया है वो लिखना है। वो मंत्र है आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस, मेरी कुछ इच्छाएं या तो आकांक्षा नहीं है, एंड आई विल डील विथ वॉट एवर हैपन्स व्हेन इट हैपन्स, और मेरे साथ जो भी होगा जब भी होगा तब मैं उसको अपने आप उसका सॉल्यूशन ला दूंगा, उसको डील करूंगा। वो पूरा मंत्र आपको यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 में ना। अब हमें 90वें प्रश्न की ओर जाना है। क्वेश्चन है, वो भी एक खाली जगह है, स्टार्ट वीकनिंग अवर एनर्जी। वीक शब्द से तो आप परिचित है फ्रेंड्स, वीक मतलब निर्बल, दुर्बल, और यहाँ पर उसका वर्ब फॉर्म दिया है पीछे en लगा के। वीकन मतलब दुर्बल बनाना, निर्बल होना। प्रश्न पूछा है कि हमारी जो एनर्जी यानी कि ऊर्जा है, ताकत है, उसको निर्बल बनाने की शुरुआत कौन करता है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी एनर्जी को वीकन कर देती है? तो वहां पर हमें लिखना है फ्रेंटिक थॉट्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर फ्रेंटिक मतलब क्या? तो याद करो ध्यान से कि हमने पाठ में उसका मीनिंग बताया था। फ्रेंटिक मतलब पागलपन, क्रेजी। तो पागलपन जैसे जो ख्यालात आते हैं हमारे दिमाग में, थॉट्स आते हैं, वो हमारी एनर्जी को क्या कर देते हैं? वीकनिंग कर देते हैं, मतलब कि हमें निर्बल बना देते हैं, दुर्बल बना देते हैं। ओके, अब आज का 10वां प्रश्न देखिए, व्हाट शुड वी डू फॉर मैक्सिमम एनर्जी? हमें ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त करनी है तो क्या करना चाहिए? और कब? समय क्या बताया है? एट द स्टार्ट ऑफ ए बिजी डे, जब हम बहुत ही व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे व्यस्त दिन में हमें मैक्सिमम एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा हमें पूछा गया है। तो वहां पर हम आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, वी शुड यूज, हमें यूज करना चाहिए। ऐसा करके आपको इन्वर्टेड कोमा में वो जो आगे मंत्र हमने यहाँ पर लिखा था रिपीटेडली वाले क्वेश्चन में, वही का वही मंत्र यहाँ पर फिर से लिखना है। और मंत्र लिखिए, उसके बाद हमें क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से पूरा करना है, फॉर मैक्सिमम एनर्जी एट द स्टार्ट ऑफ ए बिजी डे। अब मंत्र मैंने फिर से नहीं बताया है क्योंकि वो हम 8वें क्वेश्चन में देख चुके हैं। केवल हमें क्या करना है, पहले लिखना है वी शुड यूज। यूज लिखने के बाद हमें वो इन्वर्टेड कॉमा में वो मंत्र लिखना है पूरा, और फिर यहाँ से फॉर से लेके अंत तक पूरा क्वेश्चन लिख देने का है। तो ये हमारा होगा प्रश्न 10। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो एक दूसरे की और में ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं ट्विस्ट करके। अच्छा, आज का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाई कैन वी यूज द सेल्फ हिप्नोसिस स्टेट? सेल्फ हिप्नोसिस मतलब आत्मसम्मोहन, मतलब कि खुद को, अपने आप को सम्मोहित कर देना, मतलब कि कहीं पे खो जाना अपने ही ख्यालों में। तो ऐसी परिस्थिति में, स्टेट यहाँ राज्य नहीं है, स्टेट मतलब यहाँ कंडीशन, परिस्थिति, तो ऐसी कंडीशन में हम किस चीज का यूज कर सकते हैं, किस चीज का वपराश कर सकते हैं, ये हमें पूछा गया है। तो उसके आंसर में फ्रेंड्स हमें लिखना है वी कैन यूज सेल्फ हिप्नोसिस स्टेट। यहाँ से लिखना है, देखिए वी कैन यूज द सेल्फ हिप्नोसिस स्टेट। इक्वेशंस में हमने लिख लिया। अब आगे हमें लिखना है टू रिलीव। टू रिलीव मतलब राहत का अनुभव करना, टू रिलीव मेंटल स्ट्रेस। क्यों यूज करना है? हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है यानी कि मानसिक तनाव है, उसको थोड़ा हल्का फुल्का करने के लिए, उसमें से बाहर आने के लिए। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछा है व्हाट शुड वी डू इन द बिगिनिंग ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस टेक्निक। क्वेश्चन ये है कि जो सम्मोहन की जो टेक्निक है यानी कि पद्धति है, प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत में, बिगिनिंग में हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम इस मेथड को शुरुआत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें वहां पे लिखना है वी शुड सेटल बैक इन अ चेयर। एक तो हमें पहले अच्छी सी कंफर्टेबल चेयर ढूंढनी है, फिर उसमें आराम से बैठ जाना है, फिर बाद में लिखना है एंड क्लोज अवर आईज, और फिर अपनी आंखें जो है बंद कर देने की है, और फिर आपको क्वेश्चन में से देख देख के आंसर पूरा करना है इन द बिगिनिंग ऑफ द सेल्फ हिप्नोसिस टेक्निक। तो ये हमें
करना है। अच्छा, 13वां प्रश्न क्या कहता है? 13वां प्रश्न कहता है हाउ शुड वी काउंट इन दिस मेथड। ये जो पद्धति है, मेथड है, उसमें हम किस तरीके से काउंट करते हैं, मतलब कि किस तरीके से हम गिनती करते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल गिनती का पूछा गया है, पर्टिकुलर कोई नंबर्स नहीं दिए हैं। तो इसका आंसर हमें इस तरीके से लिखना है, ध्यान से देखिए, वी शुड काउंट, हमें काउंट करना चाहिए। कैसे? बैकवर्ड्स, यानी कि उल्टी गिनती गिननी है, बराबर। एंड स्लोली टू फिट इन, और एकदम धीरे धीरे गिनती गिननी है, बहुत सुपरफास्ट तरीके से नहीं करना है। और वो भी कब? विथ आवर आईज क्लोज, हमारी आंखें बंद करके। तो ये गिनती करने की यहाँ पर हमें जो प्रक्रिया है वो बताई गई है। अब 14वें प्रश्न में देखिए, वाई शुड वी इमेजिन। इमेजिन मतलब कल्पना करना, कुछ अनुमान करना। दैट द स्टेप्स आर कार्पेटेड, क्यों हमें ऐसी कल्पना करनी है कि जो सीढ़ियों पर से हम उतर रहे हैं उसके जो स्टेप्स यानी कि जो पगथिये है उस पर कारपेट बिछाई गई हो, ऐसा हमें क्यों अनुमान करना है, क्यों ऐसी हमें कल्पना करनी है। तो उसमें हमें लिखना है इस तरीके से, ध्यान से देखिए, वी शुड इमेजिन द स्टेप्स आर कारपेटेड, हमें यह कल्पना करनी है कि जो स्टेप है वो कारपेटेड है। सो दैट, बराबर, कनेक्ट यूज करना है, सो दैट, और बाद में लिखना है आवर प्रोग्रेस इज एज एफर्टलेस एज पॉसिबल, हमारी जो प्रगति विकास है वो एज पॉसिबल यानी कि शक्य उतनी कैसी हो जाए, एफर्टलेस यानी कि जिसमें ज्यादा प्रयास न करना पड़े, ऐसी। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन शुड वी काउंट डाउन फ्रॉम 69 to 30, कब हमें 69 से लेके 30 तक वापिस गिनती यानी कि उल्टी गिनती गिननी है। तो वहां पर हमें वो समय परिस्थिति देखनी है। वी शुड काउंट डाउन फ्रॉम 69 to 30 while imagining walking down the steps of a beautiful staircase। कब हमें 69 से 30 तक गिनना है? जब हम कोई सुंदर सी सीढ़ी है उसमें से उसके स्टेप्स नीचे उतरते हैं उस वक्त, और वो भी हम अपनी कल्पना में ऐसा करते हैं, बराबर। ओके, नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 16वां प्रश्न, व्हेन शुड, प्रश्न उसके जैसा ही है लेकिन केवल यहाँ पर डिजिट बदले गए हैं। व्हेन शुड वी काउंट डाउन फ्रॉम 29 to 0, हमें 29 से लेके 0 तक उल्टी गिनती कब करनी है? तो आंसर भी उसी तरीके से ठीक लिखना है, स्टार्ट करना है यहीं से, वी शुड काउंट डाउन फ्रॉम 29 to 0। उसके बाद आपको लिखना है व्हाइल इमेजिनिंग, कल्पना करते हुए, ड्रिफ्टिंग फर्दर डाउन यानी कि ज्यादा नीचे उतरना है। करीबन ऐसा सोचे कि आप बहुत टॉप फ्लोर पर है तो वहां से आपको बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर आ जाना है। व्हाइल ड्रिफ्टिंग फर्दर डाउन, और अब सीढ़ियों पर से नीचे नहीं आना है, अब कहां से आना है? इन लग्जूरियस लिफ्ट, एक बहुत ही वैभवी लिफ्ट है, ऐस आराम, वहां पर उसमें बैठकर आपको नीचे आना है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ इज द लिफ्ट, जिस लिफ्ट में हम नीचे आ रहे हैं वो किस तरीके से, किस टाइप की है वो लिफ्ट? छोटी है, बड़ी है, अच्छी है, नई है, पुरानी है, कैसी है? टूटी फूटी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर द लग्जूरियस लिफ्ट, पहले तो बताया गया है कि लिफ्ट कैसी है, लग्जूरियस है, बहुत ही वैभवी, ऐसा आराम वाली है। एज लार्ज एज रूम, कमरे जितनी बड़ी है, हाँ कोई छोटी मोटी नहीं है, कमरे जितनी बड़ी है। एंड कारपेटेड विथ, और उसमें भी कारपेट नीचे बिछाई हुई है, विथ व्यूज ऑफ लैंडस्केप्स आउटसाइड, और बाहर की साइड हम देखें तो हमें कुदरती दृश्य चारों ओर, जिसको बोलते लीलोतरी, हरियाली छाई हो, इस तरीके के दृश्य भी हमें देखने को मिलते हैं। तो वो हमें आपने लास्ट क्वेश्चन में लिखना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आज हमारा हिंदी मीडियम का जो पहला पार्ट था उसके 17 प्रश्न देखे। अब जो हिंदी मीडियम का दूसरा वीडियो आएगा आज का, उसमें हम बाकी के क्वेश्चन देखेंगे। इसलिए आज हमारा टोटल जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको समझ के अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके।